नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म बिस टारगेट एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो कुली बेगारी आंदोलन थे उससे संबंधित जो भी सारी चीजें हुई घटित हुई वहां पर जो घटनाएं हुई तो उसको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो गांधी जी जब उत्तराखंड में आए तो उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर किया और उसको देख लेते हैं। देखिए, जब सबसे पहले गांधी जी आए थे 1915 ईस्वी में हरिद्वार में आए थे। आपके जब कुंभ मेला था उसके अवसर पर आए थे। उसके एक साल बाद ये इन्होंने देहरादून की यात्रा की। ठीक है, ये गढ़वाल में की इन्होंने। बाकी इन्होंने जब ये कुमाऊं में आए तो ये बहुत बाद में आए थे 1929 ईस्वी में। ठीक है, 1929 ईस्वी में ये आए थे आपके 14 जुलाई से लेकर ये आपके रुके थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 जुलाई तक। ठीक है, 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक यहाँ पर रुके थे। और सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ये किस किस के साथ आए थे। देखिए, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी इनके साथ आई थी। जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, आचार्य कृपलानी जी आए थे। ठीक है, ठीक है, सुचेता कृपलानी आई थी। ठीक है, इनके साथ ये सारे लोग आए हुए थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जब इन्होंने कुमाऊं की यात्रा की तो इनके साथ कौन कौन से लोग इनके साथ मौजूद थे। तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, आचार्य कृपलानी जी होगी, सुचेता कृपलानी जी होगी। ठीक है, 22 जून 1929 को, मतलब अब ये 14 जून को आ चुके थे और 2 जुलाई तक यहाँ पर रहे थे। ठीक है, तो जो 22 जून था, 22 जून में इन्होंने क्या करा था, स्वराज भवन का शिलान्यास किया था। ठीक है, स्वराज भवन का क्या करा, शिलान्यास यानी उद्घाटन किया, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, मोहन जोशी के द्वारा ये बनाया गया था। अब बात करते हैं कौसानी की। जो कौसानी है वो बागेश्वर में गरुड़ तहसील में स्थित एक गांव है। ठीक है, जो कि है गोमती नदी और आपका सरयू नदी, सॉरी, गोमती और कोसी नदी के तट पर बसा हुआ क्या है, एक गांव है। ठीक है, के बीच में बसा हुआ है गांव। ठीक है, तट पे नहीं। उसके बाद बात करते हैं, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा किसने, महात्मा गांधी जी ने। और इन्होंने यहीं पर जब ये 12 दिन यहाँ रहे कौसानी में, कम से कम 12 दिन के आसपास रहे यहाँ पे, तो इन्होंने अनासक्ति योग नामक गीता लिखी और यंग इंडिया में इसके सौंदर्य का क्या करा, वर्णन करा। ठीक है, कौसानी का कितना सुंदर है तो किसमें वर्णन किया, यंग इंडिया में। अब बात करते हैं इनकी दांडी यात्रा। देखिए, जो दांडी यात्रा हुई थी 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 में, ये क्या होती है, दांडी मार्च होता है। ठीक है, किसके उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो उसमें जो जिन्होंने भाग लिया वो ज्योतिराम कांडपाल और भैरव दत्त जोशी, इन दो लोगों ने यहाँ पर किसमें भाग लिया, दांडी यात्रा में। ठीक है, देखिए उसके बाद बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और जिसमें इन्होंने नारा दिया था करो या मरो का। उसी दौरान जब उत्तराखंड में भी ये आंदोलन ने जोर पकड़ा और जब एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। ठीक है, ये बात है देघाट की। ठीक है, देघाट यानी अल्मोड़ा में पड़ता है देघाट। ठीक है, तो ये बात है 1942 की, कब, 19 अगस्त 1942 की। ठीक है, 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। उसके बाद 19 अगस्त को, जहाँ पे उत्तराखंड है, वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देघाट एक जगह है, ठीक है, बिनोला नदी के पास, तो वहां पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तो वहां से क्या करते हैं, जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं वो किसको ले जाते हैं, खुशहाल सिंह मनराल को उठा के लेके चले जाते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। जब भीड़ को इसका पता लगता है तो वो वहां जाती है, वहां आंदोलन करती है। तो उस पर काबू पाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी क्या करते हैं, गोली चला देते हैं, जिसमें कि 3 व्यक्ति, हीरामणि गडोला, हरि सिंह उप्रेती और बद्रीदत्त कांडपाल। ठीक है, ये तीनों नाम अभी अच्छे से याद रखना। इन तीनों को गोली लगती है और ये वहीं पर शहीद हो जाते हैं। कौन कौन से, हीरामणि गडोला, हरिकृष्ण उप्रेती और बद्रीदत्त कांडपाल जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट घटना होती है 25 अगस्त 1942 को। ठीक है, इसके कुछ दिन बाद यानी कि 6 दिन बाद फिर कहाँ पे होती है, धमदो सालम में। ठीक है, यहाँ पर क्या घटना होती है, यहाँ पर क्या होता है, फिर यहीं पे कुछ जनता और पुलिस के बीच में फिर झड़प होती है और यहाँ पर फिर 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। कौन से, टीका सिंह और नरसिंह सिंह। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर इसके कुछ दिन बाद 5 सितंबर 1942 को सल्ट में ये घटना होती है। ठीक है, और कौन से 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं, गंगाराम और खीमादेव। ठीक है, इस तरीके से ये 3 घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित होती हैं। ठीक है, तो ये काफी भारत छोड़ो आंदोलन का काफी उग्र रूप उत्तराखंड में देखा गया और उसमें जनता और सेना के बीच में जो झड़प देखने के लिए उसमें काफी लोग शहीद हुए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टिहरी राज्य से रिलेटेड जो आंदोलन हुए उनको हम देखेंगे। ये गांधी जी और उनके जो आंदोलन थे उनका क्या उत्तराखंड पे असर पड़ा था, ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में जो टिहरी राज्य में जो आंदोलन चल रहे थे उनको हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।
बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म विस्तारगेट एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जो हिंदी भाषा का राजभाषा के रूप में जो विकास हुआ था उसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं देवनागरी लिपि। देखिए, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल के आरंभ से, यानी कि जब कहाँ से हुआ, ब्राह्मी लिपि। जब कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि चलती थी। तो जो गुप्त काल के आरंभ में जो ब्राह्मी लिपि थी वो दो भागों में बढ़ गई थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, यानी कि जो तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है, तमिल, ये सब इस किस में लिखी जाने लगी? अपनी जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि थी उसका विकास देखते हैं, ठीक है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, देखिए जो देवनागरी का जो सबसे प्राचीन रूप माना जाता है वो क्या माना जाता है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उसके बाद किस में आई? गुप्त लिपि में, ठीक है। गुप्त लिपि यानी गुप्त काल में। उसके बाद सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, और लास्ट में यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी, ठीक है। प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी, ठीक है। प्राचीन नागरी और देवनागरी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले उत्तरी ब्राह्मी लिपि, उत्तरी ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि के बाद आपकी सिद्धमर्तिका के बाद कुटिल लिपि, कुटिल के बाद आपकी प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी का विकास लगभग आपके 9वीं शताब्दी में इसका विकास हो चुका था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट की। जो देवनागरी के लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देखिए, संस्कृत लिखी जाती है, ठीक है। और सबसे पहले जो देवनागरी लिपि होती है कैसी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कैसी वर्णात्मक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है? तो ये अक्षरात्मक लिपि है। जैसे वर्णात्मक में कौन सी होती है? रोमन लिपि, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी, ठीक है। ये कौन कौन सी भाषाएं होगी? संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, मैथिली और कोंकणी, ये किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। अब बात करते हैं ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी लिखी जाती है। राजस्थानी, गुजराती, बांग्ला और आपका असमिया, ठीक है। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है और फारसी लिपि में आपकी उर्दू, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। ब्राह्मी लिपि में कौन कौन सी आपको भाषाएं देखने को मिलती हैं? तो राजस्थानी हो गया, आपका गुजराती हो गया, असमिया हो गया और बांग्ला हो गया, ठीक है। यह भाषाएं आपको, और एक और भी लिख लेना इसमें, कैथी, ठीक है। ये भी किसमें लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। कैथी यहाँ पे लिख लेना, कै, ठीक है। तो ये देवनागरी लिपि में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, मैंने वो सारे कवर कर लिए इसमें, ठीक है। आप देख लेना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देवनागरी का लिपि का विकास, उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर सिद्धमर्तिका, कुटिल, प्राचीन नागरी और फिर देवनागरी 9वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, आपका मैथिली और कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मैथिली, कोंकणी। उसके बाद गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है आपकी बांग्ला, असमिया, गुजराती और राजस्थानी। उसके बाद फारसी में उर्दू, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके जो एग्जाम में अक्सर पूछने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम हिंदी भाषा का विकास लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या पत्र देखेंगे, ठीक है। पत्र, ये सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनसे ये कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय